नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय मुद्रा और साख को समझने वाले हैं। नमस्कार। ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है और हम इसे कुछ विजुअल नोट्स की मदद से समझेंगे। एक एक करके हर पहलू पर बात करेंगे ताकि परीक्षा के लिए तैयारी एकदम पक्की हो जाए। बिल्कुल, हम ऐसा करेंगे कि नोट्स में जो भी बिंदु दिए हैं पहले उन्हें शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्लाइड है हमारे अध्याय का शीर्षक। मैं पढ़ती हूँ, मुद्रा और साख, अर्थशास्त्र कक्षा 10 विजुअल नोट्स, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित परीक्षा उपयोगी नोट्स। तो देखिए, शीर्षक बिल्कुल साफ है। मुद्रा यानी पैसा और साख मतलब कर्ज, या जिसे हम आम भाषा में लोन कहते हैं। और ये नोट्स कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब पर आधारित हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही काम के हैं। और यहाँ एक चित्र भी है जिसमें एक गुल्लक और कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। हाँ, ये चित्र पैसे की बचत और उसके लेन देन को ही दिखाता है। चलिए, तो अब अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ दो व्यवस्थाओं की तुलना की गई है। मैं पढ़ती हूँ। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। परिभाषा, वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन बिना मुद्रा के। बिल्कुल, तो चित्र का एक हिस्सा इसी को समझा रहा है। ये पुराने जमाने की बात है, जब पैसा नहीं होता था। तब लोग क्या करते थे? सामान के बदले सामान लेते देते थे। इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, और फिर इसमें एक समस्या बताई गई है। समस्या, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हाँ, और ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसका अर्थ भी समझाया गया है। अर्थ, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमत हों। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूं चाहिए, तो मुझे ऐसा कोई इंसान खोजना पड़ेगा जिसके पास बेचने के लिए गेहूं हो और साथ ही उसे जूतों की जरूरत भी हो। अच्छा, मतलब दोनों की जरूरतें एक ही समय पर पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा संयोग मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए चित्र में एक आदमी जूते लेकर और दूसरा गेहूं लेकर दोनों उलझन में खड़े दिखाए गए हैं। सही बात है। तो इसका हल क्या निकला? अब मैं दूसरा हिस्सा पढ़ती हूँ। मुद्रा, मनी, भूमिका, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, तो मुद्रा ने आकर इस पूरी समस्या को ही हल कर दिया। पैसा विनिमय का माध्यम बन गया। और इसका लाभ? लाभ, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करती है। बिल्कुल, अब जूते वाले को वो इंसान नहीं ढूंढना जिसे जूते चाहिए हो। वो बस अपने जूते बेचकर पैसे ले सकता है। हाँ, और फिर उन पैसों से वो कहीं से भी, किसी से भी गेहूं खरीद सकता है। मुद्रा ने आकर इस दोहरे संयोग की शर्त को ही खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। अब आते हैं अगले पेज पर, मुद्रा के आधुनिक रूप। इसमें पहला बिंदु है करेंसी, कागज के नोट और सिक्के। हाँ, तो आज हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं वो मुख्य रूप से यही है, कागज के नोट और सिक्के, जिसे हम करेंसी कहते हैं। अगला बिंदु है कोई अपना मान नहीं। ये सोना, चांदी या तांबे पुरानी मुद्रा की तरह कीमती धातुओं से नहीं बनी है। ये बहुत दिलचस्प बात है। पुराने जमाने में सोने के सिक्के का मूल्य उस सोने की वजह से होता था, पर आज जो 500 रुपए का नोट है उसका मूल्य उस कागज की वजह से तो नहीं है। तो फिर हम उसे स्वीकार क्यों करते हैं? अगला बिंदु यही बताता है। क्यों स्वीकार्य है? क्योंकि देश की सरकार इसे प्राधिकृत, ऑथोराइज करती है। बिल्कुल, हम उस कागज के टुकड़े को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे देश की सरकार उसे मान्यता देती है, उस पर गारंटी देती है। अच्छा, और यहाँ एक क्या आप जानते हैं बॉक्स भी है। इसमें लिखा है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कानून के अनुसार भारत में अदायगी के लिए रुपए को कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी जानकारी है। भारत में नोट छापने का काम केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, और कानूनन भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति सामान या सेवा के बदले में रुपए लेने से मना नहीं कर सकता। और चित्र में भी भारत के अलग अलग नोट और सिक्के दिखाए गए हैं। जी। चलिए अब देखते हैं कि लोग इस पैसे का करते क्या हैं। अगला पेज है बैंकों में निक्षेप। पहला बिंदु है मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स। लोग अपनी अतिरिक्त नकद राशि बैंकों में जमा करते हैं, जिसे मांग के जरिए कभी भी निकाला जा सकता है। तो होता यह है कि लोगों के पास जो अतिरिक्त पैसा होता है, मतलब जो खर्च नहीं हो रहा,
उसे वो सुरक्षा के लिए बैंकों में जमा कर देते हैं। इसे मांग जमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहें, मतलब मांग करने पर, उसे वापस निकाल सकते हैं। और पैसा निकालने का एक तरीका यहाँ बताया गया है, चेक। ऐसा कागज जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम वाले दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम देने का आदेश देता है। बिल्कुल, चेक एक तरह का लिखित आदेश है जो हम अपने बैंक को देते हैं। हम उस पर लिखते हैं कि हमारे खाते से इतने पैसे इस दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाएं। और यहाँ चित्र में एक चेक भी दिखाया गया है जिसमें भुगतान पाने वाले का नाम, रकम, खाता संख्या और हस्ताक्षर जैसी चीजें हैं। हाँ, ये सारी जानकारी चेक पर भरनी जरूरी होती है। ठीक है, पर बैंक हमारे जमा किए हुए पैसे का करते क्या है? अगला पेज इसी के बारे में है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। ये बहुत दिलचस्प है कि बैंक आखिर काम कैसे करते हैं। यहाँ 3 पक्ष दिखाए गए हैं। पहला, जमाकर्ता, डिपॉजिटर, धन जमा करते हैं, ब्याज पाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और उस पैसे पर बैंक उन्हें कुछ ब्याज देता है। ठीक है। दूसरा पक्ष है कर्जदार, बोरोवर, ऋण लेते हैं, ब्याज अधिक देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है और वो बैंक से लोन या ऋण लेते हैं और बदले में वे बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी का काम करता है, वो जमाकर्ता से पैसा लेता है और कर्जदार को दे देता है। लेकिन ये 15% वाली बात क्या है? बैंक अपने पास जमा हुई कुल रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 15% ही कैश के रूप में रखता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई जमाकर्ता अपने पैसे निकालने आए तो उसे देने के लिए बैंक के पास नकद मौजूद हो। बाकी पैसा वो लोन में घुमा देता है। अच्छा, और बैंक की आय का सूत्र भी दिया है। बैंक की आय बराबर ऋण पर लिया गया ब्याज माइनस जमा पर दिया गया ब्याज। बिल्कुल, कर्जदारों से जो ज्यादा ब्याज मिलता है और जमाकर्ताओं को जो कम ब्याज दिया जाता है, उसके बीच का अंतर ही बैंक की कमाई है। समझ गई। अब जब कोई कर्ज लेता है तो कुछ शर्तें भी होती होंगी। अगला पेज इसी पर है, ऋण की शर्तें। जी, लोन लेने से पहले कुछ शर्तें तय होती हैं। पहली शर्त है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, निश्चित दर जिस पर पैसा वापस करना है। मतलब आपको मूल रकम के अलावा कितना और पैसा चुकाना होगा, ये दर पहले से तय होती है। दूसरी शर्त है समर्थक ऋणाधार, कोलैटरल। ऐसी संपत्ति, जमीन, गाड़ी, पशु, बैंक पूंजी जिसका मालिक कर्जदार है और जिसे वो गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। ये बहुत जरूरी है। कोलैटरल एक तरह की गारंटी या सिक्योरिटी होती है, जैसे जमीन के कागजात या गाड़ी जिसे कर्जदार बैंक के पास गिरवी रखता है। अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक इस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। अच्छा, फिर है आवश्यक कागजात, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आय का प्रमाण, ये सब। और आखिरी है भुगतान के तरीके, मोड ऑफ रीपेमेंट, मासिक, वार्षिक आदि। मतलब आप लोन किश्तों में चुकाएंगे या एक साथ, हर महीने या हर साल। और एक नोट भी है कि ऋण की शर्तें अलग-अलग ऋण व्यवस्थाओं में अलग-अलग होती हैं। हाँ, हर लोन के लिए ये शर्तें थोड़ी अलग हो सकती हैं। अब इन शर्तों का असल जिंदगी में क्या असर होता है, इसे समझने के लिए यहाँ सोनपुर गांव की एक केस स्टडी दी गई है। हाँ, ये उदाहरण हमें लोन के अलग-अलग प्रकार और उनके असर को बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ 3 लोगों की कहानी है। पहले है श्यामल, अनौपचारिक स्रोत, कृषि व्यापारी, ब्याज 36 से 60% वार्षिक, शर्तें फसल उसी व्यापारी को कम कीमत पर बेचनी होगी। तो देखिए, श्यामल ने एक व्यापारी से कर्ज लिया है जो एक अनौपचारिक स्रोत है, कोई बैंक नहीं है, और नतीजा उसे बहुत ही ज्यादा 36 से 60% तक का ब्याज देना पड़ रहा है। और एक शर्त भी है कि अपनी फसल उसी को बेचनी पड़ेगी, वो भी सस्ते में। ये तो दोहरा नुकसान है। बिल्कुल। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए। दूसरे हैं अरुण, औपचारिक स्रोत, बैंक, ब्याज 8.5% वार्षिक, फायदा अपनी मर्जी से फसल बेच सकता है। अरुण ने बैंक से कर्ज लिया है जो एक औपचारिक स्रोत है, उसे ब्याज सिर्फ 8.5% देना पड़ रहा है। कितना बड़ा अंतर है। और वो अपनी फसल किसी को भी अच्छे दाम पर बेचने के लिए आजाद है। सही। अब तीसरी कहानी देखिए। तीसरी है रमा मजदूर, स्रोत भूस्वामी, ब्याज 5% मासिक, बहुत ज्यादा। परिणाम, कर्ज चुकाने के लिए वहां काम करना पड़ता है। रमा में अपने मालिक से कर्ज लिया, उसे 5% मासिक ब्याज देना पड़ रहा है।
5% मासिक का मतलब तो सालाना 60% हो गया। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा है। और नतीजा ये है कि वो कर्ज चुकाने के लिए उसी मालिक के यहाँ काम करने को मजबूर है। एक तरह से बन गई है। तो बैंक के अलावा और क्या विकल्प हैं सस्ते कर्ज के? अगला पेज है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, जिन्हें कोऑपरेटिव्स भी कहते हैं, ये भी ऋण का एक बहुत अच्छा औपचारिक स्रोत है। ये काम कैसे करती हैं? यहाँ कुछ बिंदु दिए हैं। पहला, सदस्य संसाधन पूंजी इकट्ठी करते हैं। मतलब कुछ लोग जैसे किसान या बुनकर मिलकर एक समूह बनाते हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर 2, पूंजी को ऋणाधार मानकर बैंक से बड़ा ऋण लेते हैं। हाँ, तो ये जो जमा हुई पूंजी है, उसे वो गारंटी के तौर पर बैंक में दिखाते हैं और उसके आधार पर एक बड़ा लोन ले लेते हैं। अच्छा, और फिर 3, इस पूंजी से सदस्यों को सस्ता कर्ज दिया जाता है। बिल्कुल, उस बड़े फंड से वो फिर अपने ही सदस्यों को खेती या दूसरे कामों के लिए बहुत कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। यहाँ उदाहरण भी हैं कृषक सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति। और इसका महत्व बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत। जी, ये ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। तो अब तक हमने 2 तरह के स्रोतों की बात की। अगला पेज इसी को साफ करता है, औपचारिक और अनौपचारिक साख। हाँ, लोन के स्रोतों को हम इन 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले है औपचारिक क्षेत्रक, फॉर्मल सेक्टर। कौन? बैंक्स, सहकारी समितियां, निगरानी। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ब्याज कम और निश्चित। उद्देश्य लाभ प्लस सामाजिक कल्याण। तो औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। इन सब पर आरबीआई नजर रखता है। यहाँ ब्याज दर कम होती है, तय होती है, और इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण भी होता है। ठीक है। और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक, इनफॉर्मल सेक्टर। कौन? साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त। निगरानी कोई संस्था नहीं है। ब्याज बहुत अधिक, मनमानी दरें। समस्या अनुचित तरीकों से वसूली, कर्ज जाल का खतरा। और अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी, मालिक, यहाँ तक कि दोस्त रिश्तेदार भी आते हैं। इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं, वो मनमाना ब्याज वसूलते हैं और कई बार कर्ज वापस लेने के लिए गलत तरीके भी अपनाते हैं। इससे लोग अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन असल में किसे कहाँ से कर्ज मिलता है? अगला पेज इसी पर है, किसे क्या मिलता है। हाँ, ये ग्राफ असलियत दिखाता है। यहाँ शहरी परिवारों का डेटा है। शहरी निर्धन परिवार, पुअर हाउसहोल्ड्स, 85% अनौपचारिक महंगे स्रोत, 15% औपचारिक स्रोत। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। शहर के जो गरीब परिवार हैं, वो अपना 85% कर्ज महंगे अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं, साहूकारों से। और बैंकों जैसे सस्ते स्रोतों से उन्हें सिर्फ 15% कर्ज ही मिल पाता है। बिल्कुल। अब अमीर परिवारों को देखिए। शहरी अमीर परिवार, 10% अनौपचारिक स्रोत, 90% औपचारिक सस्ते स्रोत। ये तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। अमीर परिवार अपना 90% कर्ज बैंकों जैसे सस्ते और सुरक्षित स्रोतों से लेते हैं। इसका निष्कर्ष भी लिखा है। निष्कर्ष, गरीबों को कर्ज के लिए बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है, जबकि अमीरों को सस्ता कर्ज मिलता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जिसे सस्ते कर्ज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे सबसे महंगा कर्ज मिल रहा है। तो इस समस्या का क्या कोई हल है? आखिरी पेज शायद इसी के बारे में है। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHG, ये गरीबों की मदद के लिए एक बहुत ही सफल मॉडल बनकर उभरा है। इसकी संरचना बताई गई है। संरचना 15-20 सदस्य पड़ोसी नियमित रूप से बचत करते हैं। इसमें 15 से 20 लोग, खासकर महिलाएं जो आस पड़ोस की होती हैं, मिलकर एक समूह बनाती हैं और हर हफ्ते या महीने छोटी छोटी बचत करती हैं। इसके फायदे क्या हैं? हाँ। पहला, कम ब्याज, साहूकार से बहुत कम ब्याज। हाँ, वो अपनी जरूरतों के लिए समूह से ही कर्ज ले सकती हैं, जिसका ब्याज साहूकार के ब्याज से बहुत ही कम होता है। दूसरा, ऋणाधार की समस्या हल, बिना कोलैटरल के ऋण। ये सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ लोन लेने के लिए किसी गारंटी या कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती। समूह के सदस्य ही एक दूसरे की गारंटी होते हैं। फिर है बैंक लिंकेज, समूह के नाम पर बैंक से ऋण। जब कोई समूह नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक की नजर में भी भरोसेमंद हो जाता है। फिर बैंक पूरे समूह के नाम पर आसानी से लोन दे देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है।
इन समूहों के बैठकों में महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बात करती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, उनका सशक्तिकरण होता है। तो आखिर में लिखा है, एसएचजी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। इसमें कोई शक नहीं है। ये जमीनी स्तर पर गरीबों को, खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो आज हमने देखा कि मुद्रा कैसे काम करती है और ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं और उनके क्या असर होते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि बैंक, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों का गरीबों के विकास के लिए कितना ज्यादा महत्व है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सस्ता और आसान कर्ज समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। बिल्कुल। अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए कि अगर आपके इलाके में सभी लोगों को, खासकर गरीबों को, केवल औपचारिक स्रोतों से ही ऋण मिलने लगे, तो लोगों के जीवन और वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर जरूर विचार कीजिए। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।